कहानी तुम्हारे पास। आरुषि एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में पिछले 2 साल से रेडियो जॉकी थी। रेडियो जॉकी बनने का उसका सपना अपने ही शहर गाजियाबाद में शुरू हुए एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आकर पूरा हुआ। आरुषि के कंधे तक कटे बाल, नजर का मगर स्टाइलिश चश्मा, उसका बेफिक्र अंदाज उसे एक परफेक्ट रेडियो जॉकी बनाता था। वो मुंह पर दिल की साफ और अपने लाइफ गोल्स को लेकर एकदम क्लियर थी। वो बहुत खुश थी कि चलो उसे अपना सपना पूरा करने की पहली सीढ़ी मिली। दरअसल उसे तो एक कमर्शियल रेडियो स्टेशन में काम करना था, लेकिन जैसे कि हर सपने की आखिरी मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है, वैसे ही ये कम्युनिटी स्टेशन उसके सपनों की पहली सीढ़ी था। मिस्टर खन्ना यानी आरुषि के पापा सुबह सुबह आरुषि को उठाते हुए कहते, गुड मॉर्निंग आरुषि बेटा, ये रही तुम्हारी बेड टी। आरुषि को अपने पापा के हाथ की बेड टी की आदत थी। फिर आरुषि कहती, गुड मॉर्निंग पापा। उसके बाद आरुषि हवा से बातें करते हुए 30 मिनट का सफर करके रेडियो स्टेशन पहुंचती और हर रोज एक ही बात कहती, आरुषि कभी लेट नहीं होती। फिर खिलखिलाकर स्टूडियो की तरफ बढ़ते हुए सुबह 7 बजे वाले शो से अपने दिन की खूबसूरत शुरुआत करना, ये वो सपना था जिसे आरुषि ने कई सालों से देखा और अब वो उसे जी रही थी। लेकिन आजकल ना तो ये सपना उसे अच्छा लग रहा था और ना ही इसे जीना। अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अब वो तंग आने लगी थी अपने बॉयफ्रेंड परीक्षित के रोज के बहानों से। परीक्षित मुंबई के एक स्टूडियो में प्रोमो प्रोड्यूसर का काम किया करता था। एक दिन आरुषि ने परीक्षित से फोन पर बात करते हुए गुस्से में कहा, बिजी मैं भी रहती हूँ परीक्षित, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं कि हर बार फोन उठाते ही एक नया बहाना बना दो। उधर से परीक्षित ने कहा, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, बड़े शहर में काम करना आसान नहीं होता आरुषि। तुम्हारा क्या, तुम तो रोज सुबह अपने घर से कुछ ही दूरी पर चली जाती हो और शाम को वापस अपने घर, लेकिन यहाँ दिन रात खाना पीना कुछ होश नहीं। और तुम बस अपने बारे में सोचती हो। बाहर निकलो अपने छोटे शहर, अपनी छोटी सोच से। इट्स ओवर आरुषि। परीक्षित और आरुषि की मुलाकात तब हुई जब आरुषि को अपने कुछ लिंक्स कमर्शियल रेडियो स्टेशन में भेजने थे, तो उसने अपने लिंक्स का प्रोडक्शन किसी अच्छे प्रोड्यूसर से करवाना चाहा। ऐसे में एक कॉमन फ्रेंड के कहने पर परीक्षित का सुझाव मिला। इसी वजह से दोनों की बातचीत बढ़ने लगी और ये दोनों 1-2 मुलाकात के बाद रिलेशनशिप में आ गए। क्योंकि परीक्षित पहले दिल्ली में काम किया करता था, तो परीक्षित और आरुषि का मिलना जुलना लगा रहता था। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन रात को करीब 10 बजे परीक्षित ने आरुषि को कॉल किया और फोन उठाते ही परीक्षित ने खुश होते हुए आरुषि से कहा, आरुषि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ ना। परीक्षित ने बहुत खुश होकर कहा, आरुषि मैं मुंबई जा रहा हूं, अब मैं मुंबई के एक बड़े से स्टूडियो में काम करूंगा। आरुषि ने परीक्षित की इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो परीक्षित ने कहा, क्या हुआ आरुषि, तुम खुश नहीं हो? आरुषि ने बुझे मन से परीक्षित की बात का जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुमसे अलग होना और पीछे छूट जाने का डर, इसका क्या करूं? ये भी तो रहेगा ना। और अब तो तुम बिजी हो जाओगे, नए दोस्त, नए लाइफ, इन सब में। आरुषि की इसी बात ने परीक्षित के मन में घर बना लिया। उसे लगा कि मेरी तरक्की से ज्यादा आरुषि को हमारे साथ की चिंता है। क्या उसे मेरे करियर, मेरी कामयाबी से कोई लेना देना नहीं? परीक्षित ने फिर भी आरुषि के मन को समझते हुए कहा, अरे तुम भी, क्या जो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं वो प्यार नहीं करते? मैं हर महीने मिलने आता रहूंगा ना तुमसे। वैसे भी तुम देखना, कुछ भी जुगाड़ करके तुम्हें वहां बुला लूंगा अपने पास, और फोन पर तो हम दोनों बात करते ही रहेंगे हमेशा की तरह। परीक्षित आरुषि के मन की बात समझ रहा था, लेकिन ये बात भी वो अच्छे से समझता था कि जिंदगी में आगे जाकर पैसा अपनी जिम्मेदारियों को संभालने का एकमात्र जरिया बचता है। वो उससे नहीं भाग सकता था। 28 साल के परीक्षित की जिंदगी में उसकी माँ और बहन की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। ऐसे में वो चाहकर भी यहाँ नहीं रुक सकता था। मुंबई जाते ही शुरू में तो दोनों को लगा कि सब ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस मैनेज हो जाएगा। परीक्षित सुबह उठते ही सबसे पहले आरुषि को कॉल करता और दिन में कई बार ये सिलसिला चलता रहता, मगर अब ये फोन कॉल्स कम होने लगे थे।
ऐसा नहीं था कि परीक्षित आरुषि से प्यार नहीं करता था या उसके साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बदलते लाइफस्टाइल, बढ़ते वर्कलोड की वजह से परीक्षित अब आरुषि को चाहकर भी पहले जितना टाइम नहीं दे पाता। तो इसी बात से आरुषि के दिन अब चिड़चिड़ाहट से भरने लगे। वो भाग जाना चाहती थी इन सब चीजों से दूर। कभी कभी वो बिना बात अपने पापा पर खींच जाती। ये कैसी चाय बनाई है आपने? लगता है जैसे आप चाय बनाना भूल ही गए हैं, ना इसमें अदरक है और ना ही चीनी। जिस स्टूडियो में बैठना कभी उसका सपना हुआ करता था, उसी स्टूडियो में अब उसका दम घुटने लगा। उसे लगता था कि जल्दी से ये 4 घंटे बीत जाएं और वो स्टूडियो से बाहर निकले। ना तो अब उसे सुबह की चाय में मिठास लगती और ना ही स्टूडियो के माइक से पूरे शहर को जगाती पहली सी ताजगी महसूस होती। ये कैसे रिश्ते होते हैं ना कि एक के दिल के तार तो वहीं उसी छोर से बंधे रह जाते हैं जहां जिस जगह उसने पहली बार अपने प्रेमी को एक अनकहा वादा किया होगा, बांधा होगा इस अनदेखी डोर से बहुत सारे अनकहे जज्बातों के साथ। और दूसरे के दिल के तार कब के बेमन से धीरे धीरे खुद ही ढीले पड़कर टूट गए होंगे और टूटकर कहाँ गिरे होंगे ये तक नहीं याद होगा। आरुषि यूं ही अपने उदास दिनों में खुद को खो रही थी कि अचानक एक दोपहर उसका फोन बजा। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद आरुषि एकदम चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद उसने अपना मेल बॉक्स चेक किया जिसमें एक ऑफर लेटर था, मुंबई के एक रेडियो स्टेशन से, जहां उसे रेडियो जॉकी की तो नहीं लेकिन शो प्रोड्यूसर की जॉब मिल गई थी। आरुषि टैलेंटेड थी और परीक्षित के मुंबई जाने के बाद वो अपने ही फील्ड में किसी भी पोस्ट पर काम करने के लिए तैयार थी। वो बस परीक्षित के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए उसने इस जॉब के लिए अप्लाई भी किया था। पहले तो उसे लगा कि मुंबई जैसे शहर में ये आसान नहीं होगा, फिर उसे खुद का ख्याल आया कि मैं किसी से कम थोड़े ना हूं। उसने ये भी सोचा कि अब वो मुंबई जाएगी तो जरूर, लेकिन परीक्षित से ना तो मिलेगी और ना ही उसे अपने मुंबई में होने की बात बताएगी। ये सोचते हुए आरुषि ने कहा, वैसे भी उसे तो वहां कोई मिल ही गई होगी, अब मैं भी बस अपने और अपने सपनों के बारे में सोचूंगी। और फिर रो पड़ी। 10 दिन बाद मुंबई में आरुषि की ज्वाइनिंग थी, तो आज 10 दिन बाद आरुषि अपने पहले दिन को खास बनाने के लिए बेस्ट लगना चाहती थी। बैग खोलते ही सबसे पहले परीक्षित का दिया हुआ ब्लू ड्रेस सामने आया। उसने ज्यादा ना सोचते हुए वही पहन लिया, क्योंकि वो इस ड्रेस में बहुत अच्छी भी दिखती थी और कॉन्फिडेंट भी फील करती थी। आरुषि जब रेडियो स्टेशन पहुंची तो पूरे स्टाफ ने केक कटवाकर उसका वेलकम बहुत जोरों शोरों से किया। उसका दिन बहुत अच्छा जा रहा था। पूरा दिन बीत जाने के बाद जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो पापा के 10 मिस कॉल्स देखकर उसने तुरंत उन्हें कॉल किया। दूसरी तरफ से फ़ोन उठाते ही, आई एम सॉरी पापा, यहाँ बहुत सारा काम है, यहाँ फुर्सत ही नहीं मिली आपसे बात करने की। और देखिए ना, पहला दिन है, तब भी खाना तक नहीं खाया मैंने अभी तक। इतना कहते ही आरुषि के गले में कुछ अटक सा गया। उसे महसूस हुआ जैसे यही शब्द किसी ने कहे थे उससे कभी, उसे अपनी बात समझाने के लिए, जो आज वो अपने पापा को समझा रही थी। आरुषि ने एकदम से अपने पापा से कहा, आप अपना ध्यान रखिएगा पापा, मैं आपको शाम को पीजी पहुंचकर कॉल करूंगी। उसने जल्दी से एक नंबर डायल किया, परीक्षित के फोन पर बेल जा रही थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। आरुषि अपने मन में गिल्ट लिए रेडियो स्टेशन के ही एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंची तो परीक्षित वहीं सामने बैठा था। आरुषि से देखकर कुछ समझ नहीं पाई और बोली, तुम यहां? वहीं परीक्षित के कुछ बोलने से पहले उसके सामने बैठे एक शख्स ने जल्दी से कहा, और कहाँ होना था भाई, 3 महीने पहले तो ज्वाइन किया है मिस्टर ने, लेकिन काम कमाल का करता है लड़का। वैसे तुम इसे देखकर यहाँ इतना चौंक क्यों रही हो? परीक्षित ने तो तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था इस पोस्ट के लिए। इसने कहा कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत टैलेंटेड है और इस काम के लिए तुमसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। अरे भाई परीक्षित, तुमने बताया नहीं अपने दोस्त को? कमाल इंसान हो यार। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं निकलता हूँ अब। आरुषि की आंखें गीली होने लगी। उसे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी। उसने परीक्षित के नजदीक जाकर कहा, अब मैं भी घर से दूर हूं, सुबह से खाना नहीं खाया, कुछ खिलाओगे मुझे?
परीक्षित भी रोआ सा हो गया। उसने उठकर आरुषि को गले से लगा लिया और बोला, कहा था ना आरुषि, बुला लूंगा तुम्हें भी यहाँ अपने पास। और आरुषि ने परीक्षित की बाहों में सिमटते हुए बस इतना ही कहा, हाँ सच कहा, तुम्हारे पास।